हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक नया अपना सफ़र जिसमें हमने गन शॉट आपके लिए प्लान किया है और हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने पेश करेंगे और जल्द ही कुछ समय में ही सारे के सारे प्रश्नों को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। जैसा कि आपको पता है कि हम विजेता सीरीज में पहले से ही 3 घंटे में आपको सब कुछ थियरी बताई दे रहे हैं, तो विजेता सीरीज का ही एक छोटा सा पार्ट ये गन शॉट भी है जिसमें हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, उनसे अवगत कराएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से गन शॉट हमारा आज क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, बहुत बार पूछा गया है लघु बीजाणु धानी की संरचना। ये है लघु बीजाणु धानी की संरचना और ये डायग्राम बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा और एक एक चीज यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पुराने वर्षों के पेपर्स में इनमें से बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। तो ये जो हमारा लघु बीजाणु धानी की संरचना, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम लघु बीजाणु धानी की संरचना देख ही रहे हैं तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते हैं कि ये शुरू होता है कुछ पराग कोश की कहानी से। जैसा कि आपको पता है पराग कोश जो होते हैं उसमें 2 पालियां उपस्थित होती हैं और उसी 2 पाली में 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी उपस्थित होता है। ठीक है, और उन्हीं लघु बीजाणु धानी की संरचना हमें कुछ इस तरीके से पेश करी गई है। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारी है ये है हमारी पहली पाली, ये है दूसरी पाली, यानी पराग कोश की 2 पालियाँ। 4 कोष्ठ हैं, यानी A B C D, ये 4 कोष्ठ हो गए। हर कोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी है, तो ये जो संरचना हमारी है ये है लघु बीजाणु धानी। सिमिलरली ये भी हमारे लघु बीजाणु धानी है। इन्हीं संरचनाओं को हमने थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ दिखाया हुआ है और यहाँ पर आपको ये लघु बीजाणु धानी थोड़ी सी अलग तरीके से दिख रही है। ये कैसे दिख रही है, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हम किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संरचना लघु बीजाणु धानी की। ठीक है, इन लघु बीजाणु धानी की संरचना अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें हमें 4 प्रकार की भित्तीय परतें दिखेंगी। ठीक है, और ये 4 प्रकार की भित्तीय परत होती है। सबसे पहले बाह्य परत, दूसरी होती है अंतस्थीसियम, जो कि दूसरी परत है। तीसरी परत होती है मध्य परत और लास्ट की परत होती है टेपिटम। यहां ध्यान से देखिए तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। सबसे बाहर की परत हमारी है बाह्य त्वचा या बाह्य परत, दूसरी परत हमारी अंतस्थीसियम है, अंदर की परत हमारी मध्य परत है और ये वाली परत हमारी टेपिटम होती है। ये 4 भित्तीय परतों से मिलकर हमारी लघु बीजाणु धानी बनी होती है। यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है टेपिटम को लेकर। टेपिटम सबसे अंदर की परत होती है और ये जो टेपिटम है इनका मेन काम होता है जब पराग कण बन रहे होंगे तो उनको पोषण प्रदान करना। तो ये तो रही भैया बात टेपिटम की और लघु बीजाणु धानी की 4 भित्तीय परतों की। अगेन इसको भूलना नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछता है परिपक्व पराग कण की संरचना। आइए इसको भी देख लेते हैं। हमें पता है सबसे पहले कि पराग कण हमारे नर युग्मकों, ये कैसे होगा, हाँ ये होंगे नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये पूरी तरीके से नर युग्मक नहीं है, यानी कि ये अभी विकसित होंगे किसमें, नर युग्मक में।
तो ये विकसित हो रहे नर युग्मक है। परागकण को ध्यान से देखेंगे तो परागकण में 2 परत पाई जाएगी। एक होता है बाह्य चोल और दूसरा होता है अंतःचोल। बाह्य चोल इसका बहुत ही ज्यादा कठोर होता है क्योंकि ये एक प्रकार के वसीय पदार्थ स्पोरो पोलेनिन से बना होता है और अंतः परत थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, अंतः परत कैसा होगा? पतला होता है। इसी तरफ अगर हम ध्यान दें तो कुछ इस तरीके की संरचना हमें देखने को मिलती है हमारे परागकण में। ठीक है, ये एक जनरल डायग्राम में बना रही हूं। सबसे बाहर हमारा है बाह्य चोल और अंदर की तरफ है अंतःचोल। अब ध्यान दीजिए, ये जो बाह्य चोल है, इसी बाह्य चोल में कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी बाह्य चोल में क्या पाए जाएंगे? कुछ छिद्र भी पाए जाएंगे और जहां जहां छिद्र होते हैं वहां वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो बाह्य चोल में कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं और इन्हें ही हम बोलते हैं जनन छिद्र। जहां जहां जनन छिद्र है वहां वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। अगेन, परिपक्व परागकण की संरचना पूछ रहा है, यानी ये तो हमने सिर्फ बाहर बाहर की संरचना बताई। अगर हम ध्यान से देखें तो परिपक्व परागकण में 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी हमारी होती है जनन कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी और इसका मेन काम होता है पोषण देना। जनन कोशिका छोटी कोशिका होती हैं और ये हमें तैरती हुई दिखती हैं। कहां पर? कायिक कोशिका के अंदर। अब ध्यान देखो, हमने यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया। हमने कहा भैया ये जो परत आपको डार्क ब्लैक कलर की दिख रही है, ये है हमारा एक्साइन यानी कि बाह्य चोल। अंदर जो एक पतली सी परत है ये इंटाइन है यानी कि अंतःचोल है। इसके अंदर ये जो बड़ी सी कोशिका, ये वाली जो रेड कलर की बड़ी सी कोशिका है, इसी कोशिका को हम नाम देते हैं कायिक कोशिका। इसी को नाल कोशिका भी बोला जाता है और इसके नाभिक को कायिक कोशिका की नाभिक या फिर नाल नाभिक भी हम कह सकते हैं। इसी कायिक कोशिका में हमें तैरती हुई एक कोशिका दिखती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं और इसी जनन कोशिका में होते हैं 2 नर युग्मक। तो इसी तरीके से हम किसको? परिपक्व परागकण की संरचना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीजांड की संरचना। अब हमें इतना तो पता है कि हमारे पास मौजूद है स्त्री केशर में अंडाशय और इसी अंडाशय में मोती के माला जैसी संरचना है और इसी संरचना को हम कहते हैं बीजांड। ये जो बीजांड होते हैं इसमें इनका जो बाह्य आवरण है उसको हम कहते हैं अध्यावरण और ये बनता है 2 आवरण से मिलकर। जो सबसे बाहर होगा उसे बाह्य, जो अंदर होगा अंतः। अब ध्यान से देखो, ये जो बीजांड है अंतः और बाह्य आवरण से मिलकर बना है जिसे हम अध्यावरण नाम देते हैं। ठीक है, इसी अध्यावरण के बाद यहां पर एक छिद्र पाया
पाया जाता है जिसे हम बीजांड द्वार या बीजांड छिद्र नाम देते हैं। इसके जस्ट अंदर ये वाला जो एक घिरा हुआ संरचना हमें दिख रहा है, इसे हम बीजांड काय कहेंगे। ये कोशिकाओं को घेर कर रखता है। और कौन सी कोशिकाओं को घेर कर रख रहा है? भ्रूण कोश की कोशिका। और इसी भ्रूण कोश के बारे में आगे हमसे पूछने वाला है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो बीजांड होते हैं, इसी के अंदर कुछ संरचना बनती है। अगर ध्यान से हम बात करें तो एक प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, जब करती है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो बनाती है 4 गुरु बीजाणु। और जिस प्रक्रिया से ये 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उसी प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन नाम देते हैं। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ये रैखिक क्रम में होते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके की संरचना हमें दे जाते हैं। इस रैखिक क्रम में होते हैं। हमने कहा पहली, दूसरी और तीसरी जो कोशिका है, ये वातावरणीय प्रभाव से नष्ट हो जाती है। और ये हमारी बची हुई जो कोशिका है, यही क्रियाशील गुरु बीजाणु होती है। और अब इसमें ही डेवलप होगा और हम बनाएंगे भ्रूण कोश। आइए देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले बीजांड काय के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कौन सा विभाजन करती हैं भाई साहब? अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करके ये बनाती हैं 4 प्रकार की कोशिका। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और ये 4 गुरु बीजाणु चतुष्क एक दूसरे से लीनियर फॉर्म में है। इसमें से ऊपर की 3 गुरु बीजाणु वातावरणीय प्रभाव से नष्ट हो जाएंगी। अंतिम वाला जो गुरु बीजाणु है, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है जो कि बच जाता है। सिर्फ ये वाला बचेगा। अब ये वाले में हम गुरु बीजाणु में शुरू करेंगे विभाजन। और कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। यहां पर 2, 4, 6, 8 तरीके की केंद्रकों में संरचनाएं बटेंगी। और लास्ट में हमें यहाँ पर केंद्रक 3 ऊपर की तरफ, 2 बीच में और 3 नीचे की तरफ चली जाएगी। और ये हमें मिल जाएगा भ्रूण कोश। और इसी भ्रूण कोश को अब हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। इसके बाद हम परागकण देखेंगे। आइए भैया भ्रूण कोश देख लेते हैं। भ्रूण कोश की अगर हम बात करें तो हमने कहा भ्रूण कोश का एक रफ डायग्राम बनाकर हम आपको समझाते हैं। हमने कहा भ्रूण कोश में 3 कोशिका ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में होती है। जो ऊपर है इसको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो प्रतिमुखी कोशिका होगी, ये प्रतिमुखी कोशिका के पास 3 कोशिका है और 3 ही केंद्रक है। ठीक है, बीच में हमें एक दिख रही है केंद्रकीय कोशिका। और ये जो केंद्रकीय कोशिका है, इसके पास मौजूद है 2 केंद्रक। नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का गुच्छा है जिसे हम अंड उपकरण कहते हैं। और इस अंड उपकरण में सबसे ऊपर की कोशिका को अंड कोशिका, और नीचे की दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका नाम दिया जाता है। इनके पास भी 3 कोशिका, 3 केंद्रक है। यानी देखा जाए अगर तो ये हमारी 7 कोशिका की संरचना है। और
केंद्रक की संरचना है। यह है हमारा भ्रूण कोश। अगला सवाल परागण से रिलेटेड है। हमें पता है ये सवाल आपके लिए बहुत इजी है। हमने कहा कि किसी पुष्प का जो नर भाग है वहां से हमें उठाना है पराग कण, और उस पराग कण का स्थानांतरण किसी पुष्प की मादा भाग के वर्तिकाग्र पर करना है। इसे ही हम कहते हैं परागण की प्रक्रिया। 3 तरीके से होती है: स्वपरागण, सजात पुष्पीय परागण, और तीसरा है हमारा परपरागण। इन सब का एक्सप्लेनेशन हमने अपनी 3 घंटे के वीडियो में दिया हुआ है। स्वपरागण में एक ही पुष्प के नर भाग जो होते हैं उसी पुष्प के मादा भाग पर गिरते हैं तो वो स्वपरागण। अगर एक ही पादप में 2 पुष्प हैं, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो सजात पुष्पी। और अगर 2 अलग अलग पादप हैं, उनमें से एक पुष्प का नर भाग का परागकण किसी कारक के माध्यम से दूसरे पादप की पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे हम परपरागण नाम देते हैं। अगेन हमसे आवृत्त बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया पूछेगा और ये डायग्राम हमें याद रखना है। आवृत्त बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया पूछेगा तो हम सीधे लिखेंगे भाई साहब दोहरा निषेचन। ठीक है, पहला जो निषेचन होता है उसे हम कहते हैं सत्य निषेचन, संयुग्मन भी इसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं त्रिक संलयन। यहां पर निषेचन की प्रक्रिया जब हमसे पूछता है, एक चीज और याद रखना कि वर्तिकाग्र जो होती है ये पराग कणों का लेती है टेस्ट, और जो पराग कण उसकी जाति का निकलता है सिर्फ उसको ही अपने अंदर जाने देती है, बाकी को कर देती है ब्लॉक। वर्तिकाग्र से पराग नलिका का किसी भ्रूण कोश के अंदर जाना एक प्रकार की गति से होता है जिसे हम रसायनानुवर्तनी गति कहते हैं। और यहाँ हमें पता है कि ये जो पराग कण होंगे इसके अंदर कितने युग्मक होंगे? 2 नर युग्मक, और ये 2 नर युग्मक ही 2 तरीके से निषेचन करके दोहरा निषेचन दे जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। द्विनिषेचन की अगर हम बात करें, हमें पता है कि हमारे पास है नर युग्मक, ठीक है, और नर युग्मक कितने हैं भाई? 2। चलिए इनका नाम लिख लेते हैं A और B। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास है एक भ्रूण कोश जिसमें 3 कोशिका ऊपर, 1 बीच में और 3 नीचे की तरफ है। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हमें और समझ में आए। ठीक है, अब ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं इनका निषेचन में कोई रोल नहीं है। ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इनका भी निषेचन में कोई रोल नहीं है। तो निषेचन में रोल किसका है? इस बीच वाली केंद्रकीय कोशिका का। ठीक है, और इस बड़ी सी अंड कोशिका का। ठीक है, अब इन दोनों ही कोशिकाओं का रोल है सिर्फ निषेचन में। हमने कहा मान लो यहां से पराग नलिका अंदर की तरफ घुसती है जिसके अंदर A और B नाम के 2 नर युग्मक हैं। मान लो एक पराग नलिका कुछ इस तरीके से घुस रही है किसी भ्रूण कोश में। ठीक है, हमने कहा कि ये जो A वाला है ये इस वाले से जाकर के निषेचन कर लेगा और B वाला जाकर निषेचन करेगा केंद्रकीय कोशिका से। आइए देखते हैं। हमने कहा A वाला जो नर युग्मक है वो चला गया अंड कोशिका के पास। ठीक है, और A वाला जो नर युग्मक अंड कोशिका के पास गया है, इस तरीके के निषेचन को हम कहते हैं सत्य निषेचन।
और इसके फलस्वरूप हमें देखने को मिलेगा युग्मनज। हमें पता है ए भी अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है, यानी युग्मनज हमारा द्विगुणित बनेगा। ये हमारा पहले तरीके से निषेचन हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। बी वाला जो नर युग्मक है ये सीधे चले जाएगा हमारे पास ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करने। हमें पता है ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या कितनी है, 2, और इस तरीके के निषेचन को हम नाम देते हैं त्रिक संलयन। यहां पर अगर देखा जाए तो इनसे बनने वाली संरचना होगी भ्रूणपोष। अब आइए इनके युग्मक तय करते हैं। ये है अगुणित, ये वाला है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। ये है अगुणित, ध्रुवीय केंद्रक है द्विगुणित, और निषेचन के बाद ये बन जाएंगे त्रिगुणित भ्रूणपोष में। तो इस तरीके से हम अपने द्विनिषेचन और त्रिक संलयन को और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। अब इसको सिर्फ समझ लेना, ठीक है। अब समझो क्या हुआ। हमने कहा भाई सबसे पहले हमने करा लिया इस कोशिका को नष्ट, क्योंकि ये निषेचन में भाग नहीं लेंगे। अगेन हमने कहा सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो गई, बचा क्या, अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक। हमने कहा अंड कोशिका से युग्मनज बन गया द्विगुणित, और ध्रुवीय केंद्रक से हमें क्या मिल गया, भ्रूणपोष मिल गया। ये भ्रूणपोष भ्रूण को क्या देगा, पोषण देगा। अब ये युग्मनज यहाँ निकाल कर हम ले आते हैं, ये एक द्विगुणित संरचना है, याद रखिएगा। ये युग्मनज अब कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और 2 तरीके की कोशिकाएं बनाएगा, आधार और अंतस्थ। अब कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, चूसक का यानी निलंबक का, और ये चूसक निलंबक जो होता है भ्रूणपोष से धस कर पोषण लेने में मदद करता है। और नीचे कैसे भ्रूण बन रहे हैं, हृदयाकार, गोलाकार, सबसे पहले गोलाकार भ्रूण बनता है, उसके बाद यही भ्रूण हृदयाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये जो हृदय के दोनों बीजपत्र दिख रहे हैं, ये संख्या में कितने हैं, 1 और 2। तो इस तरीके से हमारे पास कितने बीजपत्र हो गए, 2, और इसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण। यहाँ पर ये मूलांकुर ऊपर का भाग होगा, और यहाँ बीच का ये जो है भाग, ये प्रांकुर कहलाएगा। मूलांकुर से जड़ डेवलप होगा, और प्रांकुर से पादप के ऊपर का भाग जैसे कि तना का डेवलपमेंट होता है। और इस तरीके से हम द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को देख सकते हैं। तो ऑल ओवर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ये आपको रिवीजन के टाइम में बहुत मदद करेंगे, आप आराम से इसको देख करके रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज हमने आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दिए हैं, समझा भी दिया है। आई होप आपको ऐसी वीडियोस बिल्कुल पसंद आती होंगी। और बाकी के पूरे डिटेल में अगर आप हमारा लेक्चर देखना चाहते हो तो हमने विजेता सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें हम 7 बजे रात से 10 बजे रात तक आपके सामने खड़े हुए हैं लाइव और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, जिसमें हम आपको अगले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।